नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके तीसरे अध्याय के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे 8th क्लास के अंदर। ठीक है। ओके। अपन आपके 8वीं क्लास का जो तीसरा अध्याय है शक्ति संसाधन वाला, उसके अंदर बातचीत कर रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने प्राकृतिक गैस तक अध्ययन कर लिया था। ठीक है ना। और इसके अंदर अपन ने देखा था कि ये जो पेट्रोलियम शब्द है इसकी उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के पेट्रा अर्थ पेट्रा शब्द जिसका अर्थ होता है सेल तथा ओलियम जिसका अर्थ होता है तेल से लिया गया है। अर्थात पेट्रा तथा ओलियम से जो शब्द बना है वो पेट्रोलियम बना है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद में अपन ने सीएनजी देखा था, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर गैस वाली जो कारें वगैरह होती है ना उसमें उपयोग ली जाती है। यहाँ तक बातचीत करी थी। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आगे बात करेंगे जिसके अंदर पढ़ेंगे जल विद्युत। जल का मतलब क्या होता है? पानी। और विद्युत का मतलब होता है बिजली। अब ये जो पानी है इससे बिजली कैसे बनाई जाती है उसके संदर्भ में अपन इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखो। ओके। जल विद्युत। सबसे पहले जल विद्युत का मतलब देखेंगे तो जल विद्युत का मतलब होता है भाई पानी से उत्पादित की जाने वाली बिजली। तो मैं इसको पहले पढ़ता हूँ, आप आराम से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखो, बांध में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। जैसे कि यहाँ ये आपको इस चित्र के अंदर जल दिख रहा है। ठीक है ना। इस चित्र में आपको ये जल दिख रहा होगा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। किसके ऊपर गिरता है? टरबाइन के ऊपर गिरता है। ब्लेड जरनेटर घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। जो जल बह जाता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कृषि कार्य के अंतर्गत किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा, विश्व की जितनी भी ऊर्जा है इसका 1/4 हिस्सा जो है वो आपकी विद्युत से उत्पादित होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश की बात करें तो आपका पराग्वे हो जाएगा, ब्राजील, चीन। और भारत में जल उत्पादन की बात करें इससे कौन कौन से होते हैं तो आपके जल विद्युत के अंदर भाखड़ा नागल, और उसके बाद में गांधी सागर, और उसके बाद में नागार्जुन सागर, और उसके बाद में दामोदर नदी घाटी प्रमुख है जो उत्पादित करती है। तो देखो, सबसे पहले इसको समझो कि जल विद्युत क्या होता है। कि भाई जल विद्युत का मतलब होता है पानी से बिजली का उत्पादन करना। कैसे किया जाता है? पहले बना दिया जाता है बांध। क्या कर लिया जाता है? बांध के अंदर वर्षा जल को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, चाहे वर्षा जल हो चाहे नदी का जल हो। और उसके अंदर क्या किया जाता है? पाइप से द्वारा बहता जल है वो नीचे गिराया जाता है टरबाइन के ऊपर। ठीक है। और टरबाइन के ऊपर जैसे ही गिरेगा तो टरबाइन क्या करेगी? घूमने लगेगी, और घूमने से उसके अंदर गति उत्पन्न होगी, और उसी गति से जो आपका उत्पादन होगा क्या? विद्युत, उसको कहते हैं जल विद्युत। ठीक है। और इस पृथ्वी के ऊपर बातचीत करें कि ये जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जितनी भी बिजली होती है उस बिजली में से अपना 1/4 हिस्सा जो है वो जल विद्युत से उत्पादित होता है। और विश्व में अगर बात करें सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन के अग्रणी देश कौन से? अग्रणी देश का मतलब है कि जहां सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले पराग्वे, उसके बाद में नॉर्वे, उसके बाद में ब्राजील, उसके बाद में चीन है। ठीक है। और भारत में कौन कौन सी जगह जल विद्युत का उत्पादन होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल। ठीक है। उसके बाद में गांधी सागर, उसके बाद में नागार्जुन सागर, और उसके बाद में है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ पे अपनी विद्युत उत्पादन की जाती है जो कि एक प्रकार से जल विद्युत से संबंधित है। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद में देखो, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है ऊपर, सतलज जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है ना। सतलज नदी जल विद्युत
परियोजना जो कि अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इसको समझो, देखो यहाँ पे ये सारा का सारा पानी भरा हुआ है और ये पानी यहाँ से गिर रहा है नीचे और यहाँ पे अपने टरबाइन लगे होते हैं, ठीक है। और ये जैसे ही पानी इसके ऊपर गिरेगा तो टरबाइन घूमेंगे और इन टरबाइन से जो गति उत्पन्न होगी वो स्टोर हो जाएगी आपके यहाँ पे विद्युत ग्रह के अंदर, ठीक है। और ये आगे जो पानी चला जाएगा इसको नहर के रूप में बना करके जो प्रयोग लिया जाएगा वो लिया जाएगा कृषि कार्य के लिए। समझ में आ गई मेरी बात? ओके। अब नेक्स्ट देखो, ये पूरा डायग्राम आपके 3D में दे दिया यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो ये यहाँ पे जल भंडार है पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि पानी को छोड़ा जाता है और ये पानी आता है टरबाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे पानी का प्रेशर पड़ेगा तो ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से घूमेगा तो घूमने से इस टरबाइन में जो गति प्राप्त हुई वो इनके माध्यम से यहाँ विद्युत गृह में स्टोर हो जाएगी और विद्युत गृह में स्टोर होने के बाद में इसका आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये जल विद्युत की पूरी जानकारी है। और ये पानी आगे चला जाता है और इसी पानी से की जाती है आपकी कृषि की जाती है, ठीक है ना। और इधर आप अगर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश की बात करें तो आपका नॉर्वे है, यानी एडो पहलो देश क्यों है जगह में हेंगू पहला विद्युत उत्पादन हो क्यों जलो, यानी जल विद्युत उत्पादन करने वाला विश्व में सबसे पहला देश कौन सा है तो आपका नॉर्वे देश है जो सबसे पहले जल विद्युत से उत्पादन किया। उसके बाद में देखो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इतनी देर जो देख रहे थे वो परंपरागत स्रोत के बारे में जानकारी देख रहे थे, अब अपन बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोत के बारे में। देखो जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है, इसलिए गैर परंपरागत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो भाई साहब वर्तमान समय में ये जो गैर परंपरागत यानी जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से क्या होता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अभाव हो रहा है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से उपयोग किया गया तो इनका भंडार बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और इसके स्थान पर गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे सौर ऊर्जा की, ठीक है ना। और सौर ऊर्जा जो है वो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय क्यों है? क्योंकि सौर ऊर्जा कैसे भी करके प्राप्त की जा सकती है। देखो विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा पवन संचालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, ठीक है ना। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में स्थित है। मतलब ये जो स्कॉटलैंड है इसके अंदर सबसे पहले एक बस अड्डा बनाया गया है जो उसके अंदर जो बिजली यूज होती है ना वो पूरी की पूरी सौर ऊर्जा वाली प्लेटों से आती है। जैसे अपने यहाँ पे बस स्टैंड मान लो, अपने बस स्टैंड में जितनी भी बिजली आती है वो खंभों के माध्यम से आती है और विद्युत ग्रह के माध्यम से आती है, लेकिन वहां जो बिजली का उत्पादन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा से होता है, ठीक है ना। पवन चालित बस अड्डा है, यानी विश्व का सबसे प्रथम सौर ऊर्जा पवन चालित बस अड्डा है, ठीक है ना। तो अपने इसको देखें क्या कैसा है। ओके, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अभी मैं इसको कर देता हूँ। उसके बाद में आगे देखें सौर ऊर्जा, चलो मिल ही नहीं रहा, बाद में देखेंगे उसको। अब है बात सौर ऊर्जा की, यानी सौर ऊर्जा वाला मामला किस तरीके से बैठता है कि सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। देखो ये जो सबसे पहले तो बात ये देखनी है कि ये जो सौर ऊर्जा वाला है ये एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्यों है?
क्योंकि इसका उपयोग पुनः किया जा सकता है, यानी इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ-साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों को के भी काम में आता है। देखो, ये सौर ऊर्जा है, इसके कहाँ का उपयोग है? तो सौर ऊर्जा के देखो उपयोग की बात करें, तो इसके उपयोग कहाँ है? देखो, सौर ऊर्जा के उपयोग कहाँ है? तापक के रूप में और सौर कुकर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सौर ड्रायर के साथ में इसका उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ आपके रोशनी देने के साथ-साथ जो यातायात के संकेत होते हैं सड़क के ऊपर, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सौर पैनल अगर आपको देखने हैं तो ये आपको यहाँ पे सौर पैनल दिख जाएंगे। ये सारे के सारे आपके सौर पैनल है। यहाँ पे सौर पैनल दिख रहा है, देखो ये यहाँ ये सारी की सारी सौर ऊर्जा प्लेटें लगी हुई है। जैसे भी सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ती है और इनके अंदर से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो एक जगह एकत्रित कर ली जाती है और इससे ऊर्जा बनती है। अब यहाँ पे आपका एक चार्ट दे रखा है जिसके अंदर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत दे रखे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसके अंदर आपके दे रखा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब जो हवा से पवन चक्कियों से प्राप्त की जाती है। देखो, अब इसकी लाभ और हानि क्या है? पवन ऊर्जा जो होती है, देखो ये चीज आपके एग्जाम में आएगी। जो बच्चे 8th क्लास के अंदर है उनके ये एग्जाम में आएगा कि पवन ऊर्जा के लाभ तथा हानि लिखिए। तो देखो, पहला लाभ क्या है? ये प्रदूषण मुक्त है, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन कम लागत। देखो, एक बार अगर आपने पवन चक्की स्थापित कर दी तो उसके बाद में आपको वापस इसको फेर बदल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत कोई भी मशीनरी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये आपके एनी टाइम कम लागत के अंदर बिजली उत्पादन करेगी। सुरक्षित और साफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाभ की बात, अगर हानि की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण होता है। चक्कियां अगर जोर जोर से घूमती है तो थोड़ी बहुत आवाज निकलती है, तो ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना बहुत ही महंगा है। सबसे बड़ी बात है कि पवन चक्कियों को बनाना, उसको स्थापित करना, लगाना बहुत ही खर्चा आ जाता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान है, बिल्कुल। और पक्षियों के लिए हानिकारक है, बेचारे पक्षी आके इसके बीच में कट सकते हैं। तो ये हो गई इसकी हानि। उसके बाद में बात करें सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा का लाभ क्या है? असमाप्य। असमाप्य का मतलब है कि सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। सूर्य अस्त हुआ, वापस उदय होगा, वापस अपने को सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। प्रदूषण मुक्त है। हानि की बात करें तो खर्चीला है। स्रोत के विकसित होने से ऊर्जा बर्बादी। देखो, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी हो सकती है। उसके बाद में ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो आपकी प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है बिल्कुल ये भी। और हानि की बात करें तो वन्य जीव आवास नष्ट होना और दोहन में कठिन है। ज्वारीय ऊर्जा जो है उसका दोहन करना बहुत ही कठिन है, कि बनाना थोड़ा मुश्किल है। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो समुद्र में ही आपकी प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद में बात करें परमाणु ऊर्जा, यानी ये भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से है। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो लाभ है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। हानि की बात करें तो रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करना है। ये रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और ये भी आपके लिए खर्चीली है। बायोगैस की बात करें तो कम लागत पर स्थापित की जा सकती है, उपयोग में आसान है। और जैव व्यर्थ का उपयोग, बायोगैस का उत्पादन, ये इसके लाभ है। और हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है। उसके बाद में भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध रहती है। और हानि की बात करें तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला हो जाता। तो ये तो थे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का एक चार्ट था, जिसके अंदर मोटा मोटी आपने देखी कि भाई कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से क्या लाभ है और क्या हानि है। और अपन सौर ऊर्जा पढ़ रहे थे, सौर ऊर्जा की जानकारी देख ली थी। अब आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। देखो, और वो पवन ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है ना, वो आपकी, मैं अगर चित्र बताऊं तो देखो यहाँ पे ये चित्र बने हुए हैं ना, ये पवन चक्की वाले। ये पवन चक्कियां ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है ना। ये घूमती है और घूमने से इनके बीच में टरबाइन लगी होती है, ठीक है ना। वो मोटर घूमती है और इससे बिजली का उत्पादन होता है। और उस बिजली से जो उत्पादित बिजली होती है उनको यहाँ पे नीचे संग्रहित कर लिया जाता है, ठीक है ना। फिर उस संग्रहित बिजली को आगे ट्रांसफर किया जाता है। अब बात करें पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा का मतलब हवा है, यानी हवा से ऊर्जा प्राप्त करना। हवा, वायु, ठीक है ना। हवा, वायु
से ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। अब देखो, पवन ऊर्जा ऊर्जा का एक प्रकार से असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। चिरकाल का मतलब लंबे समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्र और पर्वतीय घाटियां, जहां प्रबल लगातार हवाएं चलती है, वहां स्थित होती है। पवन फॉर्म नीदरलैंड। अब देखो, पवन फॉर्म अपने कहाँ कहाँ है। पवन फॉर्म एक तो नीदरलैंड के अंदर है, दूसरा आपके जर्मनी डेनमार्क के अंदर है, और उसके बाद में यूके, ठीक है ना, यूके के अंदर स्थित है, और यूके के बाद में यूएसए के अंदर स्थित है, ठीक है ना, तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। देखो, स्पेन, स्पेन के बाद में पवन ऊर्जा के बाद में ये जो आपके प्रमुख जो देश है, इसके अंदर आपके पवन ऊर्जा उत्पादित होती है। आगे अपन बात करेंगे परमाणु ऊर्जा की। तो परमाणु ऊर्जा क्या होती है? देखो भाई, पवन ऊर्जा का तो मतलब आप समझ गए कि हवा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा का मतलब होता है कि आणविक ऊर्जा, यानी कुछ रेडियो आपके यूरेनियम और थोरियम दो पदार्थ होते हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैसे बम होते हैं ना, बम जो एटम बम फोड़ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, उनके अंदर जो पदार्थ यूज होता है ना, यूरेनियम और थोरियम, उससे बनती है ये आपकी परमाणु ऊर्जा, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित ये चैप्टर है, और इसी से संबंधित अपन इसके अंदर देखेंगे। देखो, देखो अब बात करें परमाणु ऊर्जा की, तो देखो, हाँ, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ, जैसे देखो, ये जो परमाणु ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से किससे प्राप्त होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थ, जैसे यूरेनियम और थोरियम, दो ऐसे पदार्थ हैं। कौन कौन से? एक तो यूरेनियम, दूसरा आपका थोरियम। यानी ये जो दोनों पदार्थ है, इससे आपके परमाणु बम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? परमाणु बम। परमाणु बम, ठीक है ना। परमाणु जो बम होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। आ, यूरेनियम थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी बात करें तो सबसे बड़े उत्पादक देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल में पाया जाता है, भारत में बात करें तो, और केरल के अंदर मोनोजाडट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु संयंत्र की बात करें तो अपने एक तो केंद्र है कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है, और उसके बाद में बात करें तो कल्पकम में स्थित है, और महाराष्ट्र में तारपुर में, और राजस्थान के अंदर बात करें तो कोटा के निकट राणा प्रताप सागर में, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, और कर्नाटक में केंगा में स्थित है। देखो, इधर ध्यान दो, अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा दो पदार्थों से प्राप्त की जाती है, यूरेनियम तथा थोरियम, ठीक है। यूरेनियम तथा थोरियम भी ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ होते हैं, जिनसे बहुत ही विशाल मात्रा में अपनी परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखें कि सब विश्व में सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा कहाँ कहाँ मिलती है, तो अमेरिका, यूरोप, ठीक है। भारत और राजस्थान के अंदर, भारत में अगर बात करें तो राजस्थान और झारखंड में ज्यादा पाई जाती है। और थोरियम के विशाल भंडार की बात करें तो वो तो यूरेनियम की बात होगी। थोरियम की बात करें तो भारत के अंदर केरल के अंदर एक तट है, सॉरी जगह है, जिसका नाम है मोनोजाडट, के बालू के अंदर पाई जाती है। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से? तो तमिलनाडु में कल्प कम है, महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में बात करें तो कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नेरोरा, और कर्नाटक में बात करें तो केगा। ये परमाणु
संयंत्र केंद्र है, ठीक है ना, भारत में जो नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी सौर कुकर दिया हुआ है। कार की एक पुरानी ट्यूब लें और उसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्यूमीनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और इस ट्यूब के भीतर हिस्से में रखें। अब शीशे के ऊपर फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे खड़ा धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर जा सकती है न ही बाहर आ सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक भी लेती है और यह बाहर नहीं निकल पाती है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। तो बिल्कुल ये सही बात है। ये इस तरीके से आप करके देख सकते हैं कि ये टायर और यहाँ पे आप चावल रख के और ये कांच ऊपर रख दोगे ना, तो ये चावल अपने आप पक जाएगा, ठीक है ना। ये होता है कुकर का सिस्टम भी तो वही होता है ना, नीचे अपन भाप लगाते हैं और वही सिस्टम होता है। सौर ऊर्जा वाला सेम सिस्टम इसमें। सौर ऊर्जा वाला जो बताया, सौर कुकर कैसे होता है कि भाई आप एक ब्लैक ट्यूब ले लीजिए, फिर ब्लैक ट्यूब के ऊपर सौर ऊर्जा पड़ेगी और ऊपर कांच रख दीजिए, अंदर चावल रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये पकने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में भूतापीय ऊर्जा वाला चैप्टर है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है वो काफी बड़ा है, तो धीरे धीरे समझ समझ के आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना।